हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। ब्रिटिश पोइट्री की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोम हम करने जा रहे हैं आज, दैट इज द कॉलोसस बाय सिल्विया प्लैथ। MEG01 इग्नू, आई नो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन आप मेरे सभी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। मोर देन 50 वीडियोस हैं, ब्लॉक वाइज अरेंज्ड, और PDF पैकेज के लिए ऑप्ट करेंगे तो आराम से आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ये है ब्रिटिश पोइट्री का एक इजी PDF पैकेज। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे 35 पेजेस के, क्रिटिकल एनालिसिस हर पोइट्री के हर ब्लॉक का 82 पेजेस, एक मिनी PDF गाइड कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। क्विक रिवीजन करना चाहते हैं लास्ट डे पर तो 12 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स जो कि आपके काफ़ी काम आएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस हर पोइट्री का पहले पढ़ें, तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक और सैम्पल पेपर है और 2 प्रीवियस सॉल्व पेपर्स हैं। व्हाट एल्स यू नीड? नो, नथिंग एल्स यू नीड। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने MEG01 की प्रिपरेशन करने के लिए। आपको ओवरऑल सिल्विया प्लैथ के बारे में लिखने को क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको भी जानिए। आज मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी सिल्विया प्लैथ और कन्फेशनल पोइट्री की बात कर चुकी हूँ। कन्फेशनल पोइट्री की चैंपियन थी वो। मेंटल इलनेस, आइडेंटिटी, डेथ, ये सब उनकी पोइट्रीज में नज़र आता था, उनके वर्क्स में, कोलोसस में, एरियल में, बेल जार में। ये उनके कुछ नोटेबल वर्क हैं। कोलोसस एंड अदर पोम्स 1960 का है, एरियल 1965 का है, एंड द बेल जार द ओनली नॉवल रिटन बाय हर 1963। सीधा कोलोसस की बात करते हैं। कन्फेशनल पोइट्री को आप लोग लेडी लेजरस वीडियो में से कवर करिए। ये पोइट्री 1960 में पब्लिश हुई थी इन दिस कलेक्शन कोलोसस एंड अदर पोम्स। काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पोइट्री है, जो कि हमारी पोएट के सॉरोज को, दुख को, ट्रबल्स को दिखाती है आफ्टर हर फादर्स डेथ। और एक इमेज यूज की गई है, सिंबल यूज किया गया, दैट इज ऑफ अ स्टैचू। स्टैचू क्या है और क्यों हमारी पोइट्री का नाम कोलोसस है, ये भी हम समझेंगे। ये एक ऐसी पोइट्री है जिसके टाइटल को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये कोलोसस है क्या? तो जब हम कोलोसस को समझेंगे ना, तब हम अपनी इस पोइट्री को और अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरीके के स्टैचूज को कोलोसस बोला जाता है। सरदार पटेल जी का स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू माना जाता है, एंड अब्राहम लिंकन का स्टैचू जो कि इलिनॉय में है और ये भी काफ़ी टॉल है। Colossus refers to a very large statue of any person of huge importance। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो कभी, उसकी याद में जनरली बनवाया जाने वाला एक स्टैचू कोलोसस कहलाता है। कोलोसस वर्ड का ओरिजिन क्या है, सब कुछ जानेंगे ना तो आपके दिमाग में पोइट्री इम्प्रिंट हो जाएगी। कोलोसस ऑफ रोड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर कोलोसस है, and the title and subject of this poetry alludes to this colossus, जो कि 292 से 280 BC में बनवाया गया था, और ये बनवाया गया था सन गॉड हीलियोस को ऑनर करने के लिए। 33 मीटर यानी कि 108 फीट अप्रॉक्सीमेटली हाइट है इस colossus की। The title and subject of this poetry, सिल्विया प्लैथ की पोइट्री, alludes to the ancient Greek idea of the colossus, which used to be the statue of the deceased person, famous deceased person। जी के लिए कोलोसस क्या है ये हम देखेंगे। ये उनके फादर हैं ऑटो प्लैथ। ऑटो प्लैथ, whom she considered to be a person who used to torment and exercise violence over her and her mother। तो प्लैथ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनके फादर की जो इमेज है ना, नेगेटिव इमेज, एक ह्यूज कोलोसस की तरह उनके दिमाग पर छाई है। और वो ह्यूज इमेज जो है वो दिखाती है कि ऑल्दो द फादर इज डिसीज्ड, लेकिन अभी भी प्रेजेंट है उनकी लाइफ में। उनकी वो इमेज, उनका वो टॉर्मेंटेशन, सारे अत्याचार, किसी चीज़ को भूल नहीं पाती हैं। एंड नाउ व्हेन ही इज डिसीज्ड, शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम, और कहती हैं कि कभी भी मैं आपको पूरे तरीके से अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाती हूँ, कर ही नहीं पाऊंगी।
लाइंस देखते हैं और ध्यान से देखिएगा, लाइंस आपके एग्जाम्स में एज इट इज आएंगी। आपको ध्यान रखना है कौन सी पोइट्री से कौन सी लाइंस ली गई हैं। I shall never get you put together entirely, pieced, glued, and properly jointed. Mule bray, pig grunt, and body cackles proceed from your great lips. It is worse than a barnyard. स्पीकर यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने फादर की इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश थ्रू आउट हर लाइफ करती रही हैं। हर फादर डाइड व्हेन शी वाज अराउंड 8 और 9, और उसके बाद से वो अपने फादर की नेगेटिव इमेज को अपने दिल दिमाग सोल में कैरी कर रही हैं। ऑल्दो एक नॉर्मल सिनेरियो में वो इम्पैक्ट हट जाना चाहिए था, कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन सिल्विया प्लैथ के साथ ऐसा नहीं हुआ। शी वॉज डायग्नोस्ड विद बाइपोलर डिसीज, जिसमें वो या तो बहुत खुश हो पाती थी या बहुत दुखी हो जाती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जो टाइम पीरियड्स और मूड स्विंग्स रहते थे वो दुख की साइड पर ज़्यादा होते थे, बहुत परेशान रहती थी। तो ऑल दो तो एक ऐसा पर्सन जो आपको टॉर्मेंट करता आया है एंड द पर्सन इज डेड, यू शुड कम आउट ऑफ इट। लेकिन ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं था। सम साइकोलॉजिकल ट्रबल वॉज देयर विद सिल्विया प्लैथ कि वो उस इमेज को ही कैरी करने की, रिपेयर करने की अपनी पूरी लाइफ कोशिश करती रही, अपने डिसीज्ड फादर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश अपनी पूरी लाइफ करती रही। तो इन लाइंस में वो कहती हैं कि मैंने बड़ी कोशिश कर ली आपको रिपेयर करने की, सब पीसेस को ग्लू करने की, प्रॉपरली ज्वाइंट करने की, लेकिन मुझे सिर्फ शोर सुनाई देता है। ये सारी जो आवाज़ें हैं ये ओनोमोटोपिया डिवाइस यूज़ किया गया है, ब्रे, ग्रैंट, कैकल्स, राइट। ऐसी आवाज़ें जो कि एक बार्नयार्ड से आती है, एक फार्म हाउस से आती हैं जहाँ बहुत से एनिमल्स हैं। म्यूल, ब्रे, पिग, ग्रंट, बॉडी कैकल्स, ये सब प्रोसीड करते हैं तुम्हारे लिप्स से। तो मैं तुम्हारी इमेज ठीक करने की कोशिश करती हूँ, उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, उसको जानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो मैं सुनती हूँ तुमसे, दैट इज जस्ट अ नॉइस एंड इट इज वर्स देन अ बार्नयार्ड। तो the speaker is feeling very frustrated and unable to fully understand or piece together her father's image, and she compares his words to harsh, unpleasant animal sounds. और ये सब सिल्विया प्लैथ की लाइफ को बहुत ही chaotic और डिफिकल्ट बना रहा है। अब देखते हैं आगे की लाइंस में क्या है। आगे की लाइंस में वो हमें कहती हैं कि उनके फादर शायद अपने आप को कोई ऑरिकल समझते। ऑरिकल का मतलब होता है भगवान के मुंह से निकली हुई एक वाणी, आकाशवाणी, माउथ पीस ऑफ द डेड और ऑफ सम गॉड और अदर। शायद उनके फादर कोई बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी समझते हैं। फादर थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ ग्रेट वाइज फिगर लाइक द oracle of a spokesperson from the for the dead or God. शायद इनकी पावर इवन आफ्टर बीइंग डेड मुझसे बहुत ज़्यादा है, और वो उनको कह रही हैं कि शायद ये गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेड्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 30 years now I have labored to dredge the silt from your throat. I am none the wiser. अपनी कंडीशन को आइडेंटिफाई भी कर रही है, रिकॉग्नाइज भी कर रही हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ। यू आर डेड और मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे ही पीछे लगा रही हूँ। 30 years, वो अप्रोक्सीमेटली 30 years की थी तब। तो 30 years नाउ आई हैव लेबर टू ड्रेज द सिल्ट फ्रॉम योर थ्रॉट। तो 30 साल मैंने सिर्फ तुम्हें अंडरस्टैंड करने में लगा दिए हैं, और what I get from you nothing more than silt, nothing more than garbage. तुम में से मुझे गार्बेज ही मिलता है, सिल्ट ही मिलता है, मलबा ही मिलता है, और कुछ मिला तो नहीं है मुझे, और मैंने अपने 30 years यहीं लगा दिए। In these lines, the speaker suggests that a father may have thought of himself as a wise figure, as an oracle, as a representative of God. Despite spending years trying to understand him, she feels no closer to gaining any real wisdom or understanding from him. उन्हें पता है कि दिस पर्सन इज डेड, ना तो मुझे कभी इनसे कोई अंडरस्टैंडिंग मिली है, ना मिलेगी, किसी डेड पर्सन से कैसे मिल जाएगी। शी नोज हर कंडीशन, शी नोज दैट शी इज नॉट डूइंग अ वाइज थिंग, बट शी कांट कंट्रोल इट। शी इज डूइंग इट, शी विल कंटिन्यू टू डू इट, and we know ultimately she committed suicide.
ओवरऑल थीम देखिए, इस पोइट्री की थीम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पोइट्री के टाइटल को तो हम अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं। Sylvia Plath portrays the speaker's frustration and struggle to understand her father. स्पीकर वो खुद ही है यहाँ पर, और उस इमेज को उन्होंने सिंबलाइज करवाया है बाय अ जायंट ब्रोकन स्टैचू कोलोसस। बहुत एफर्ट्स किए उस इमेज को जानने के, लेकिन शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम, और अपने ही अटेम्प्ट्स को क्रिटिसाइज भी करती हैं कि इट इज नॉट वाइज टू स्पेंड योर लाइफ फॉर समवन हु इज डिसीज्ड, नो मैटर he was a good person or he was a bad person, one should move on। लेकिन वो उस दुख से बाहर ही नहीं आ पा रही है कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे फादर ने क्यों बीइंग अ फादर मुझे एक नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड नहीं की। उनके जाने के बाद भी उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए जो अब कभी नहीं मिलने वाले। She accepts her grief and comes to terms with the loss, acknowledging that some things may never be fully understood। लेकिन वी नो दैट कि वो अपनी सिचुएशन को, अपनी सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा कैरी नहीं कर पाई और इसी इसी परेशानी में जीती रही, और अल्टीमेटली उन्होंने सुसाइड किया। आप जब मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में सभी पोइट्रीज करवाऊंगी, मोर देन 50 पोइट्रीज अलॉन्ग विद द आरटीसी प्रैक्टिस। अपने क्लासमेट्स के साथ एक कंपटीशन में आकर जब आप लोग आरटीसी का टेस्ट देते हैं और आपको पता होता है आपके कितने सही आंसर हैं, दूसरों के कितने सही आंसर हैं, तो आपको ज़्यादा एंथुसियाज्म मिलता है परफॉर्म करने का, लर्न करने का, और आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है एग्जाम्स के लिए। तो क्लासेस ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट इवन फॉर योर नॉलेज, पर्सनल नॉलेज, पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट एंड फॉर फ्यूचर यूजीसी नेट एंड फर्दर एग्जाम्स। तो क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा हर चीज़ में, नॉट ओनली फॉर गेनिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, and please do not forget to share and subscribe the channel.